नमस्कार सभी को, मेरा नाम है विवेक सिंह और आज की तारीख है 4 फरवरी 2024। देखो, मैंने नया चैनल शुरू किया है आज के दिन, बट ये मेरा पहला कहानी का सीरीज है या फिर एपिसोड कह लो। मैं चाहता हूँ आपको अपना प्यार दिखाए, कहानी अच्छी लगे। ये सारी कहानियाँ मैं जो भी सुनाऊँगा आपको सच्ची घटना पर आधारित होगी, वो बिल्कुल इमेजिनरी नहीं होगी। तो डेली मैं यहाँ पे एक कहानी डाला करूँगा और आपको अच्छा है तो अपना प्यार दिखाइएगा, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की थोड़ी अलग है। ये कहानी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान और ब्रिटिश की। अब होता है कि एक इंसान है, मुसलमान है, जिसका नाम मैं कहूँगा, नाम थोड़ा मुसलमान का अजीब और अलग होता है तो सॉरी, बट इख्तियार करके कुछ नाम था या इख्तियार करके। तो इस शख्स की कहानी है। तो इख्तियार ये जो होता है ये रहता है पाकिस्तान के एक जगह है गुजरात। तो ये गुजरात में रहता है और इसकी उम्र लगभग होती है 20 साल, 20 से 22 साल के बीच इसकी उम्र होती है। तो अब ये कारोबार से कारोबार चालू करने के लिए जाता है इंग्लैंड। अब होता क्या है कि इंग्लैंड जाता है अपने कारोबार के सिलसिले में चालू करने के लिए। तो वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम मुझे नहीं याद है। उसका नाम एक्चुअली नहीं बताना भी नहीं चाहूँगा, लिखा हूँ बट बताना नहीं चाहूँगा। तो उस लड़की से वो मिलता है और उन दोनों कुछ दिन टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं, उन्हें प्यार होता है और फिर शादी कर लेते हैं। ओके, तो जैसे वो शादी करते हैं उसके कुछ दिन जो भी कुछ मंथ बाद या साल बाद उनका एक बेटा होता है। अब क्या होता है कि किसी सिलसिले के कारण उसे वापस जाना पड़ता है, इख्तियार को वापस अपना घर पाकिस्तान जाना पड़ता है। अब वो अपने घर जाता है और अपनी शादी के बारे में बताता है अपने परिवार वालों को कि मैंने शादी की, हमारा एक बच्चा है, बेटा है। तो ये जो के घर वाले थे पाकिस्तान में वो मना कर देते कि नहीं, मैं ये शादी को नहीं स्वीकार करूँगा, हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे शादी को, समझे, स्वीकार नहीं करेंगे शादी को। तो वो भी बेचारा उदास हो जाता है और दुखी हो जाता है। तो कुछ समय बाद उनके घर वालों ने उनकी शादी कर दी दूसरी पाकिस्तान की लड़की से, क्योंकि उनका कहना था कि ये लड़की जो है वेस्टर्न कल्चर की है, अलग कल्चर का, हर चीज़ अलग है। तो तुम्हें शादी पाकिस्तान में करनी हो तो दबाव में इन्हें शादी करनी पड़ती है पाकिस्तान की ही एक लड़की से जिनका नाम था फजाना। तो अब क्या होता है कि शादी हो जाती है। उसके बाद फजाना और ये इख्तियार जो भी थे वो चले जाते वापस से इंग्लैंड, क्योंकि उनका मेन कारोबार तो इंग्लैंड में ही हो गया था, वो वहीं पे करने लगे थे। तो वो वापस जाते हैं और फिर जाके पहली पत्नी से मिलते हैं और उन्हें ये सब बातें बताते हैं। तो होता क्या है कि पहली पत्नी उनकी तलाक दे देती है, डाइवोर्स हो जाता है। फिर कुछ दिन बाद वो लोग ये इख्तियार और फजाना जो है वो एक अपना अलग ज़िंदगी बिताने लगते हैं, खुशी से रहने लगते हैं। तो अब होता क्या है कि उनकी बेटी का पहली बेटी जो है उनका जन्म होता है सफिया का 14 जुलाई 1986 में। तो अब क्या होता है कि उनकी बेटी बड़ी होती है धीरे धीरे। एक बात बताना चाहूँगा कि उनके जो इख्तियार थे उनके माइंड में एक चीज़ माइंड सेट हो गई थी कि मेरी कोई भी बेटी हो वो पाकिस्तान में शादी करे, क्योंकि उनके परिवार ने बोला था उन्हें कि हमारे ही कल्चर, हमारे ही पाकिस्तान की लड़की से उन्होंने उनकी शादी करवाई थी। तो उनके माइंड में ये सेट हो गया था। तो उनका भी यही सोचना और मानना था और उन्होंने दिमाग में फिट कर लिया था कि मेरी जो भी बेटी होंगी उसकी शादी मैं पाकिस्तान नहीं करवाऊँगा और दूसरे कल्चर से नहीं। बट वो रहते तो थे इंग्लैंड में। तो इनकी बेटी बहुत ही होनहार होती है, पढ़ने और लिखने में काफ़ी अच्छा पढ़ाई करती है, बहुत तेज़ होती है। तो ये अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करती हैं। स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद कॉलेज लाइफ में आती हैं और जैसा कि मैंने कहा कि वो काफ़ी तेज़ थी पढ़ने लिखने में। तो उन्होंने लॉ में उन्हें इंटरेस्ट था तो वो लॉ की पढ़ाई स्टार्ट करती हैं। और जैसे ही लॉ की पढ़ाई स्टार्ट करती हैं तो कॉलेज लाइफ बहुत ही अच्छी उनकी चल रही होती है। तो अब तारीख आती है 18 जनवरी 2023। सफिया और उनके परिवार को किसी कारणवश एक शादी होती है। तो उस रिश्तेदारी में शादी होती है, तो उसी की वजह से उन्हें पाकिस्तान वापस जाना पड़ता है मजबूरी में। और जैसा कि सफिया जो थी
उनका जो भी परवरिश हुआ है वो वेस्टर्न कल्चर में हुआ है, इंग्लैंड में हुआ है। उन्हें वैसे भी पाकिस्तान पसंद नहीं था और कभी जाना भी नहीं चाहती थी, बट अब घर में शादी है तो मजबूरी में उन्हें भी जाना पड़ा। तो होता क्या है कि उनके घर वाले जो थे, मतलब घर वाले जो फजाना जो थी, उनकी मम्मी और उनके फादर, वो दोनों एक लड़का देखे हुए रहते हैं इनके लिए, सफिलिया के लिए। बट ये बात सफिलिया को नहीं पता होती है, तो वो शादी में जाते हैं। ओके, तो अब शादी में जाते हैं तो रिश्तेदार की शादी में इंजॉयमेंट करते हैं, पूरे मज़े करते हैं। फिर तारीख आती है 27 मई 2003। 27 मई 2003 को सफिलिया को अचानक से हॉस्पिटल में, पाकिस्तान के ही नज़दीकी हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती करवाया जाता है। अब होता क्या है, तो होता क्या है कि गलती की वजह से या फिर किसी कारणवश वो पानी पीती हैं, पानी पीने की वजह से उनकी ये हाल होती है। अब आप सोचेंगे पानी पीने से किसी को हॉस्पिटल क्यों जाना पड़ सकता है, तो ऐसे उनका गला जलने लगा था, अंदर से खराबी होने लगी थी। जब उन्होंने डॉक्टर को देखा तो पता चला कि वो पानी के अंदर फिनाइल मिलाया गया था। अब ये जानबूझकर मिलाया गया या नहीं, ये आपको बाद में पता चलेगा स्टोरी के आखिरी में। तो फाइनली डॉक्टर कहते हैं कि काफ़ी मतलब गहरा डीपली वो हार्म हुआ है गला को। तो फिर अपना इलाज चलता है और पता नहीं किसने किया या फिर जाने अनजाने में हुआ। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं, तारीख है तो हाँ 27 मई को उन्होंने भर्ती हुई थी। इसके बाद वो अगले मंथ एक 2 मंथ बाद अपने वापस इंग्लैंड गई। हुआ क्या कि अब वो वहीं के थे, क्या कारोबार भी वहीं पर शिफ्ट था, तो ज़्यादा दिन कारोबार छोड़ के यहाँ पर पाकिस्तान में उसके पेरेंट्स रह नहीं सकते थे, वरना खर्चा कौन चलाएगा। तो 1 महीने बाद यहाँ से सफिलिया को हॉस्पिटल से इंग्लैंड शिफ्ट किया गया और इंग्लैंड के एयरपोर्ट से एम्बुलेंस की मदद से उन्हें इंग्लैंड के अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। तो वहाँ लगभग अगस्त तक उनकी इलाज चले और फिर वो धीरे धीरे ठीक होने लगी, रिकवर होने लगी। अब होता है क्या कि फिर से सफिलिया अपने वापस ज़िंदगी में जाने के लिए कॉलेज लाइफ पर में कॉलेज जाने लगती हैं। अब तारीख आती है 18 सितंबर 2003। एक्चुअली जैसा आप जानते होंगे, आपके कॉलेज में अगर आप कॉलेज स्टूडेंट या रहे होंगे तो कोई ना कोई टीचर होंगे, कोई ना कोई प्रोफेसर होंगे जो आपके बहुत करीब होंगे, आपको मानते होंगे, आपको नोटिस करते होंगे। और ये सफिलिया तो काफ़ी हुनहार स्टूडेंट थी जो कि लॉ की पढ़ाई कर रही थी और उन्हें पोएम लिखने का भी शौक था। उनकी जो टीचर थे काफ़ी फेवरेट स्टूडेंट थी उनकी, तो वो पोएम देखा करते, पढ़ा करते, उन्हें बहुत अच्छा लगता था। तो ये तारीख है 18 सितंबर 2003। होता क्या है कि उनके टीचर को लगता है कि काफ़ी दिन से सफिलिया घर मतलब कॉलेज आ नहीं रही है, तो वो पूछते हैं अपने मतलब और भी उनके फ्रेंड होते हैं तो उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने सफिलिया को देखा, वो मतलब कॉलेज में नहीं आ रही है या फिर मेरे क्लास में सिर्फ नहीं आ रही है। तो स्टूडेंट्स ने बताया, उनके फ्रेंड्स ने बताया कि नहीं सर, हमने भी कुछ दिनों से उसे देखा नहीं है, क्योंकि जब तबीयत ठीक हो चुकी थी तो कोई सोचता है कि वो आएगी, कॉलेज आएगी, पढ़ाई करेगी। तो वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट थी, तो क्या किया उन्होंने कि उनके घर वालों को कॉल किया। अब घर वालों को कॉल किया कि आपकी बेटी कॉलेज नहीं आ रही है, तो उनके घर वाले को शौक नहीं हुए। उनके घर वाले बोलते हैं कि हमें पता है वो घर से निकली थी, लगभग 1 हफ्ता हो गया, पर वो अभी तक वापस नहीं आई। तो वो मतलब उनके फेवरेट टीचर ने पूछा कि ऐसा मतलब आपने पुलिस कंप्लेन की, तो उनके घर वाले ने बोला नहीं। मतलब सच में चौंकाने वाली बात है कि आपके घर में कोई गायब हो जाए और पुलिस कंप्लेन ना करो, कितनी गलत बात है। तो वो जाते हैं, तो फिर उन्हें शक होता है कुछ, तो वो क्या करते हैं कि पुलिस में कंप्लेन लिखवाते हैं और एक FIR दर्ज करवाते हैं, मिसिंग की डिटेल्स निकलवा कर मिसिंग की कंप्लेन दर्ज करवाते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। तो कंप्लेन दर्ज होने के बाद पुलिस तहकीकात के लिए उनके घर जाती है, उनके माँ बाप से मिलती है, सफिलिया के माँ बाप से मिलती है। तो इस दौरान पुलिस ने पूछा कि अगर आपकी बेटी गायब है तो आपने अब तक कंप्लेन क्यों नहीं करवाई। तो इसके बाद उन्होंने जो बोला वो सुन के शायद आप भी शॉक हो जाओगे। उन्होंने कहा
कि ये पहली बार नहीं है, पहली दफ़ा नहीं है ये कि जो ऐसे गायब हुई है। पहले भी उन्होंने बाकायदा पूरे डिटेल दी कि ये पहले भी गायब हुई है और बहुत बार इन्होंने मिसिंग कंप्लेंट भी डलवाई है। बट होता क्या था कि 1-2 दिन के बाद वो वापस आ जाती थी, 1-2 दिन 3 दिन बाद। तो ये तारीख है आपकी 1 मिनट, माफ़ी चाहूँगा बीच में थोड़ा रुकना पड़ा डेट्स देखने के लिए। तो ये तारीख है 10 मार्च 1996 या 1997। होता क्या है कि उस समय उनकी उम्र लगभग 12-13 साल होती है। तो वो पहली बार गायब हुई थी। तो पहली बार गायब हुई थी तो उनके माँ बाप को बहुत चिंता हुई। तो उन्होंने क्या किया, पहली बार पुलिस में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की। जब उन्हें खोजा गया, काफ़ी कम उम्र था तो उस पर एक्शन लिया गया जल्द से जल्द और उन्हें खोजा गया। तो वो एक पार्क में मिलती हैं और इस पार्क में वो अकेली नहीं होती है, उनकी एक छोटी बहन भी थी। सॉरी मैं बताना भूल गया, उनके टोटल 3 बच्चे थे। तो 2 बहन इनसे छोटी ही थी। तो एक जो बहन थी उसकी छोटी वाली बहन के साथ सफिलिया बैठी हुई थी एक पार्क में। तो चलिए वो मिल गई, पार्क में मिल गई। और फिर समय आता है 4 साल बाद, मतलब ये 1998 में आई थिंक फर्स्ट टाइम हुआ था। तो 4 साल बाद 25 नवंबर 2002 को ये सेकेंड टाइम गायब हुई। पता नहीं कहाँ गई, किसी को पता नहीं। फिर उनके घर वालों ने मतलब FIR दर्ज किया, मतलब मिसिंग कंप्लेंट दर्ज किया, FIR नहीं मिसिंग कंप्लेंट। तो फिर कुछ दिन बाद वो खुद से वापस आ गई घर, समझे। तो कुछ दिन बाद फिर से वो घर वापस आ गई। फिर तब आता है 3 फरवरी 2003। यह उनका तीसरा बार था जब वो एक दोस्त के साथ गायब हुई थी। एक दोस्त के साथ वो गायब हो गई थी, गई थी कॉलेज के लिए और गायब हो गई। तो ये भी लगा 2-3 दिन 4 दिन बाद वापस अपने दोस्त के साथ आ जाते हैं। ये उनका याद है, ये तीसरी बार वो गायब हुई थी, 4th टाइम, जो कि इनका साथ ये गायब होने से पहले के 4th टाइम था। 5 फरवरी 2003 सेफ हाउस में ये गायब हो जाती है और सेफ हाउस में जाके कंप्लेन करती हैं अपनी पेरेंट्स के खिलाफ। कंप्लेन में वो ये कहते हैं कि मुझे घर वाले बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, बहुत प्रताड़ित करते हैं, कहीं जाने नहीं देते, कहीं घूमने नहीं देते। घर में ही मतलब रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, प्रताड़ित करते हैं, कहीं घूमने आज़ादी नहीं देते, रिस्ट्रिक्शंस काफ़ी है। इसलिए वो कंप्लेन करती है अपनी बेटी अपने माँ बाप के खिलाफ। अब 5 फरवरी को ये आखिरी बार था जब वो मतलब वो गायब हुई थी। तो उसका ठीक 13 दिन बाद वो 18 फरवरी 2003 को वापस आई। तो ये जो था आखिरी बार जो वो 4th टाइम गायब हुई थी, 5 फरवरी 2003 सेफ हाउस में जो कंप्लेन उन्होंने किया था अपने पेरेंट्स के खिलाफ, वो प्रताड़ित करते हैं, मुझे काफ़ी बंधनों में बांध के रखते हैं, मुझे कहीं जाने नहीं देते हैं, पैसे नहीं देते और भी सारी चीज़ें जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाई थी। तो उसके बाद पुलिस वाले ने भी पुलिस भी देखते हैं कि बात तो सही है कि पहले भी 4 बार गायब हो चुकी है और इन्होंने FIR की है, मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई है। वो रिकॉर्ड देखते हैं, खंगालते हैं, फिर वो देखते तो पता चलता है इनकी बातें सारी बातें सच्चाई है, स्टेटमेंट सही है। तो वो फिर वहाँ से पुलिस चली जाती है। मगर होता क्या है कि उनके टीचर काफ़ी लगाव रहता है उनसे, तो वो प्रेशर बनाते हैं। फिर ये बातें बाहर भी आती है तो ऊपर से प्रेशर आता है, मीडिया वालों के थ्रू प्रेशर आता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। तो काफ़ी मशक्क़तों के बाद बहुत पुलिस खोजती है, छानबीन करती है, एक छोटा सा सुराग तक नहीं मिलता उन्हें। तो अब पुलिस भी करे तो करे क्या, कोई सुराग मिल नहीं रहा है और वापस आ नहीं रही है। तो पहला 20 सितंबर 2003 ये वह तारीख है जब पुलिस को एक CCTV कैमरा में एक लड़की कैद होती है। 20 सितंबर 2003 को एक CCTV कैमरा में ये कैद होती है। तो अब पुलिस की पहली कामयाबी थी जब पुलिस को लगा कि चलो अब मिली। तो ये कैमरा से जो पिक निकाल कर उनके घर वालों को दिखाया जाता है, कहा जाता है कि आपकी बेटी है। तो घर वाले बोलते हैं हाँ ये मेरी बेटी है। तो फिर पुलिस मीडिया में देती है और भी जगह प्रिंट आउट करवाती है, छपवाती है कि कहीं मिले तो बताइएगा। और फिर एक होप मिलता है।
बट होता क्या है कि अगले सुबह जो अखबारों में आती है तो उनके जो टीचर हैं वो डायरेक्ट मना कर देते हैं, कंप्लेन जाके करते हैं कि नहीं सर ये गलत बात है, ये सफिलिया है ही नहीं। अब पुलिस भी सदमे में हो जाती है, मतलब कह क्या रहे हो, उनके पेरेंट्स ने कंप्लेन किया कि ये सफिलिया और तुम कह रहे हो सफिलिया नहीं है। तो फिर पुलिस को कहा कि नहीं सर आप किसी से पूछ लीजिए सफिलिया नहीं है। बट उन्होंने कहा कि उनके पेरेंट्स ने तो कहा कि सफिलिया है। तो अब क्या होता है कि उनके कॉलेज जाया जाता है, पुलिस कॉलेज जाती है और भी स्टूडेंट उनके दोस्तों से पूछती है कि क्या ये सफिलिया है, तो बोलते हैं नहीं सर ये सफिलिया नहीं है। तो पुलिस भी सोचने लगती है कि आखिर पेरेंट्स ने झूठ क्यों बोला और ये सफिलिया, तो फिर सफिलिया क्यों बोला कि सफिलिया है ये। तो इसके बाद जब पुलिस को और भी शक होता है कि आखिर पेरेंट्स क्यों झूठ बोले, कहीं घर में ही तो दांत में कुछ काला नहीं, तो अब सोचते पुलिस किया क्या जाए। तो नॉर्मली तहकीकात के लिए वो उनके घर में आती जाती रहती है पूछताछ के लिए। तो पुलिस के एक तरकीब दिखती है। तो नॉर्मली वो जब अगले बार पूछताछ के लिए जाते हैं तो घर में ऑडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए डिवाइस आती है, जो कि आप जानते होंगे। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए वो डिवाइस लगा देते हैं घर में, कह सकते हैं कैसे CCTV कैमरा होता है बिल्कुल उसी तरह होता है, वो ऑडियो रिकॉर्ड करता है सिर्फ। उनके घर में पुलिस जब अगली बार इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती है तो वो लगा देती है। और क्या होता है कि अगला दिन वो पुलिस मतलब सुनने लगती है उनकी बातें। वो नॉर्मली बहुत देर सुनते हैं, काफ़ी देर सुनते हैं, बहुत इधर का फालतू की बातें होती हैं जो कि उनके काम की नहीं होती। बट उसी में एक बात, वो ऐसे बातें करते हैं जिनसे पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। वो सुनते हैं कि वो दोनों माफ़ी चाहूँगा, पति और पत्नी जो कि फजाना और इख्तियार है, वो दोनों बात करते हैं कि इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश का एक ऐसा लॉ है कि आप 40 मर्डर भी कर दो ना तो गवर्नमेंट आपकी कुछ नहीं कर सकती, और उनके पास प्रूफ नहीं है। तो 40 मर्डर भी कर दो तो कुछ नहीं करने वाली क्योंकि उनके पास प्रूफ नहीं है। और ये बात सुनते ही उनके होश उड़ जाते हैं। फिर काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी छानबीन करते हैं, बट उन्हें कुछ मिलता नहीं है। तो अब वो ऐसे तो गिरफ्तार कर नहीं सकते। तो वो जो ऑडियो क्लिप थी तो उन्होंने रिकॉर्ड किया था, जो घर में लगाया था, तो जस्ट उसी के बेस पे 18 दिसंबर 2003 पुलिस ने जस्ट उसी के बेस पे उन्हें मतलब पति पत्नी को और उनके रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया। उस ऑडियो के बेस पे उनके घर में जो भी बातें हो रही थी उनसे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। और ये तारीख थी क्या, 18 दिसंबर 2003। बट फिर तो गिरफ्तार करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया उस ऑडियो के। बट जबकि वो पुख्ता सबूत नहीं था, फिर भी उन्हें उसी सबूत के आधार पे, ऑडियो में और भी कुछ था, मुझे ध्यान नहीं है, माफ़ कीजिएगा, तो उसी ऑडियो के गिरफ्ते उन्हें जेल भेज दिया गया। बट उनके जो वकील थे, जो बचाने के लिए पति पत्नी के फजाना के जो वकील थे, उन्हें एक सबसे बड़ा पॉइंट था कि पुख्ता सबूत नहीं था उनके अपोनेंट के पास, मतलब पूरा कोई पुख्ता सबूत नहीं था कि उन्होंने ही कुछ किया है। तो जस्ट उसके बेसिस पे उन्होंने फजाना और उनके पति को छुड़वा दिया। अब कोर्ट भी बात सही है, बोलते हैं कि आपके पास कोई सबूत है नहीं तो हमें छोड़ना पड़ेगा। तब छोड़ दिया जाता है। और काफ़ी निराशा वाली बात होती है पुलिस के लिए कि उन्हें कोई सबूत मिला नहीं अब तक। और ये बात कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पे पहुंच गई थी, मीडिया में छप रही थी, पब्लिक दबाव बना रही थी पुलिस पर पुलिस को कोई हाथ ही नहीं, पुलिस के हाथ कुछ नहीं लग रहा था, भी नहीं लग रहा था यार। तो फाइनली कुछ नहीं होता है। फिर एक साल बाद लगभग अक्टूबर 2004 में कैंट नदी कर एक नदी है वहाँ पे, मतलब सफिया के घर से काफ़ी दूर एक नदी है, कैंट नाम है उसका। तो अक्टूबर 2004 में कैंट नदी के में मतलब बाढ़ आता है, समझे। जब वो बाढ़ आता है तो वहाँ पे रेस्क्यू टीम भेजी जाती है। जब रेस्क्यू टीम भेजी जाती है तो
अब बाहर आया तो एक लाश मिलती है उन्हें, मतलब बाहर आया तो जो भी बॉडी थी अंदर होती है, कहीं भी होती है कोई चीज़, वो साइड हो जाती है, साइड में आ जाती है। तो रेस्क्यू टीम को एक लाश मिलती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में होती है। तो रेस्क्यू टीम जल्द से जल्द पुलिस को खबर करते कि हमें ऐसा ऐसा मिला है। तो अब कहाँ से पता नहीं, बट उन्हें शक होता है कि कहीं ये सफिलिया तो नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उनके माता पिता को बुलाती है कि हमें एक बॉडी मिली है, आप अपना डीएनए दे जिससे हम जांच कर पाए। तो फिर फॉरेंसिक में भेजा जाता है उनका ब्लड सैंपल लेकर, और सब उनके बॉडी जो मिली थी उसे मिलाया जाता है। अफसोस की बात ये लाश सफिलिया की नहीं होती है। और एक बात जानिएगा, ये सबसे आश्चर्य वाली बात, ये गायब मतलब मरी कब थी? वो उसी दिन मरी थी जिस दिन गायब हुई थी वो आखिरी बार कॉलेज से, मैं घर से कॉलेज के लिए निकली थी और पहुंची नहीं। वो तारीख थी 11 सितंबर 2003, इसी दिन गायब हुई थी लास्ट टाइम। और ना घर से, मतलब कॉलेज घर से तो गई बट कॉलेज नहीं पहुंची। इसी दिन उसका मर्डर होता है, मर जाती है। पर कोई गवाह, कोई चीज़ नहीं होती, ना कोई गवाह होता, ना कोई सबूत होता है, कोई एविडेंस होता है कि किसी के ऊपर, पर्टिकुलरली पर्सन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए। तो पुलिस काफ़ी परेशान होती है और लास्ट मिलने के बाद ये अलग लेवल पे चला जाते हैं। इन लोग जो मुहिम चल रहा था, जो स्टूडेंट, उनके दोस्त, उनके प्रोफेसर, टीचर जो भी थी, या फिर जो भी आम जनता थी, वो जो मुहिम चला रही थी कि इंसाफ मिलना चाहिए, वो मुहिम और तेज़ी से चलने लगता है। पुलिस के ऊपर लगातार दबाव पड़ता है कि पुलिस कुछ कर नहीं रही है, बट अब उन्हें कुछ तो करना पड़ेगा। बट क्या करूँ, वो भी कोई सबूत मिल नहीं रहा था। फिर समय बीतता जाता है, माफ कीजिएगा, फिर समय बीतता जाता है, उस केस के फाइल पे धूल जमने लगती है। सालों साल बीतते गए, लगभग अब समय आता है 25 अगस्त 2010। जी हाँ, पूरे 7 साल बाद, मतलब ये गायब हुई थी 2003 में, और 2010 तक अब तक इंसाफ मिला नहीं। पुलिस की उम्मीद हार चुकी थी, पब्लिक भी शांत हुई थी और मीडिया वाले भी। अब 2010 25 अगस्त को कुछ ऐसा उनके घर में होता है जिससे पुलिस को एक नई दिशा मिलती है, जिससे ये केस पलटने वाला होता है। तो होता क्या है कि 25 अगस्त 2010 को सफिला के घर में एक चोरी होती है। तो उनके परिवार वाले, सफिला के फादर, इख्तियार और फलाना जो थे, फादर मदर, वो दोनों कंप्लेन करते हैं पुलिस में। और भाई पुलिस के ऊपर दबाव उन्हें पता था कि पड़ेगा, क्योंकि एक तो उनके घर की ऑलरेडी केस है इतनी बड़ी जो कि मिसिंग है, अब तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है, जो कि 2003 में काफ़ी चरम सीमा पे अपनी मतलब मुहिम उन लोगों में पहुँचा हुआ था पब्लिक के द्वारा। और ये पब्लिक में जाएगी खबर तो काफ़ी दबाव आने वाला है, और हुआ भी बिल्कुल वही। मीडिया में चलाया, अगले दिन अखबारों में आया कि इनके घर में चोरी हुई, ये हुई, वो हुई। अब होता क्या है कि पूरा प्रेशर बन गया पुलिस पे कि अब चोर तो पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक प्रेशर है। अब क्या होता है, बहुत मेहनत करने के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद पूछताछ की जाती है, उसे इन्वेस्टिगेशन की जाती है। तुम्हें बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आती है, जानना चाहोगे? चोर पता है क्या कहता है कि ये चोरी अलीशा ने करवाई है। अब आप सोचो कि अलीशा कौन है? आपको बताया था ना कि उनकी 3 बहनें थी, आपस में 3 बहनें थी उनकी, मतलब जो सफाना थी उनकी 3 बेटी थी, सजाना, तो उनकी 3 बेटी थी। तो ये छोटी वाली बेटी थी, और जो पहली जो मर गई, जिनकी लाश मिली, उनका नाम था सफिलिया। तो ये अलीशा उनकी सेकंड बेटी थी जो कि छोटी थी। तो ये चोर बोलता है कि इन्होंने चोरी करवाया। मतलब सच में अपने घर में चोरी कौन करवाता है? तो क्या किया गया कि अब उन्हें उठाया गया, अलीशा को उठाया गया और उससे पूछताछ की गई कि तुमने चोरी क्यों की। तो अलीशा बताती है कि सर देखिए, हमारे घर में बहुत
रोक टोक है, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, हमें पैसे नहीं मिलते थे। और मुझे मान लीजिए कभी दोस्तों के साथ जाना हुआ घूमने फिरने तो पैसे परिवार वाले नहीं देते थे कि हम मतलब कहीं घूम पाए फिर पाए, दोस्तों के साथ मस्ती कर पाए। यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, पैसे नहीं मिलते थे, कुछ कर नहीं पाते थे। तो जस्ट मैंने इसीलिए चोरी करवाई थी, जैसे कुछ पैसे हो जाए और थोड़ा मैं इंजॉय करूँ। तो वहीं पे पुलिस वाला होता है, उसके मन में ख्याल आता है कि 7 साल से जो केस चल रहा है इसकी बहन का, जब इतना अपने पैसे के खिलाफ बोल ही चुके तो कहीं इससे भी पर्दा पे से राज उठा दे। तो फिर अलीसा बताती है कि सर मेरी बहन जो थी उसे घर में ही मारा गया है, किसी और ने नहीं मारा, मेरे ही माँ बाप ने मारा है। एक्चुअली एक बात और बताना चाहूँगा, पुलिस वालों ने ये भरोसा दिलाया था कि अगर आप हमें बता देती हैं और सरकारी गवाह बन जाती हैं तो हम आपकी सज़ा जो है वो कम करवा देंगे, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं, टीन एज में उनकी एज ज़्यादा नहीं हो रही थी, टीनेजर्स थी, तो अभी आपकी जीवन पूरी बाकी है, तो हम सज़ा कम कराएंगे और सरकारी गवाह बन जाइएगा। तो ये फ़ायदे बताते हैं, तब जाके वो अपना मुंह खोलती है अलीशा अपनी बहन के बारे में कि मेरी बहन को मेरे घर वालों ने मारा, कहीं बाहर नहीं मारा गया। तो हुआ क्या कि हम लोग खेल रहे थे तो अचानक से दीदी की आवाज़ आती है चिल्लाते हुए। तो हम लोग जाते हैं देखने के लिए, तो देखते हैं कि मेरे पापा जो हैं वो प्लास्टिक से गला में प्लास्टिक फंसा के वो मतलब दबा रहे हैं, कह सकते हैं प्लास्टिक से मारा जा रहा था। तो फिर कुछ देर बाद मेरी दीदी दम तोड़ देती है, जब प्लास्टिक में पैक किया जाता है तो सांसें फूलने लगती है उनकी और दम तोड़ देती हैं। अब क्या होता है कि वो एक बड़े से थैले नहीं कहेंगे, बोरा कहेंगे, तो बोरे में वो पैक करते मतलब उनकी मदर और फादर मिलकर पैक करती हैं। और इन्हें और इनकी और जो बहन थी उन दोनों को डराया जाता है कि अगर तुमने कहीं भी मुंह खोला तो याद रखना तुम्हारा हाल भी यही होगा। तो इससे काफ़ी वो डर जाती है, जबकि वो छोटी बच्ची थी तो काफ़ी डर जाती है, वो मुंह नहीं खोलती और काफ़ी डरी हुई रहती हैं। तो सरकार, जैसा कि उन्होंने बोला था कि अगर आप सरकारी गवाह बन जाइएगा तो हम आपको कम सजा दिलवाएंगे जिससे आपकी ज़िंदगी बचेगी। तो तारीख आता है 2 सितंबर 2010। फजाना और इख्तियार दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अब क्या होता है, गिरफ्तार तो कर लिया जाता है लेकिन पुलिस के पास कोई एक सबूत तक नहीं होता सिवाय इसके कि उसकी छोटी बेटी अलीशा ने बयान दिया। तो कोर्ट में जाते हैं, जेल जाते हैं और जेल से छोड़ना पड़ जाता है, बाइज्जत बोलिए या फिर जो भी बड़ी करनी पड़ जाती है जेल से, इसलिए क्योंकि मेरे पास कोई गवाह, कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसलिए उनके वकील भी क्या करते हैं। तब तो क्या होता है कि गवर्नमेंट भी बोलती है वहाँ की कि मतलब जो जज हैं कि आपके पास सिर्फ एक गवाह है, सरकारी गवाह, और कोई पुख्ता सबूत लाइए तो हम आगे कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो समय है 15 सितंबर 2011, जमानत मिल जाती है जमानत, मतलब एक साल बाद जमानत मिल जाती है, क्योंकि कोई मतलब कोई प्रूफ नहीं होता ना, तो जमानत मिल जाती है। तो जब छूट जाती है तो होता क्या है कि ट्रायल तो चलते रहते हैं। तो तारीख है 9 जुलाई 2012। ट्रायल के दौरान फजाना जो है सफिया की मदर, वो कहती है अपने वकील से कि मुझे पुलिस से बात करनी है। तो उनके वकील मदद करते हैं पुलिस से बात करवाने में। कहती है उनकी फजाना जो है वो कहती है कि सर मैं भी सरकारी गवाह बनना चाहती हूँ, मैं बताऊंगी पूरी सच्चाई कि हुआ क्या था उस दिन, कौन है गुनहगार और कौन नहीं। तो पुलिस बोलता है
कि अगर सरकारी गवाह बनेंगी तो एक्चुअली एक सरकारी गवाह ऑलरेडी थे, बट उसमें उतना दम नहीं था, तो दो हुआ तो काफ़ी बेटर होता है। तो बोलते ठीक है आप बताइए। तो फलाना करके देखे सर, मर्डर मैंने नहीं किया, मेरे पति ने किया। एक्चुअली हुआ क्या कि फयाना जो थी, सफिलिया जो थी, वो शादी के लिए मानने रही थी पाकिस्तान के लड़कों से। उनके पापा को बहुत गुस्सा आया था, वो बहुत गुस्से में थे कि वो मान नहीं रही है, और इसी गुस्से की वजह से उन्होंने उसे मार दिया। मैं उनका गुस्सा शांत कर रही थी, पर उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था, और उन्होंने आखिर में उसे मार दिया। मैंने बहुत रुका, पर वो नहीं रुके। मारने के बाद वो गाड़ी में ले जाके वो फेंक दिए लाश को। ये नहीं कि पहली बार इन्होंने मारने की कोशिश की। याद है आपको, मैं शादी की बात बताती थी, उन्होंने हॉस्पिटल चली गई थी, फिनाइल पी लिया था। एक्चुअली ये भी उनके ही की गई थी। हुआ क्या था कि शादी में गई थी और लड़का देखा गया था, तो वो मान नहीं रही थी शादी के लिए। तो क्या किया गया, उनके पेरेंट्स हैं तो अब उन्हें पता हुआ कि क्या करते हैं, क्या एक्टिविटी होती है। तो सफिया की एक एक्टिविटी थी, वो हर रात को बीच रात मिड नाइट में कह सकते हैं 12 बजे के बाद वो पानी पीने के लिए उठती थी। एक बार मे भी 2-2:30 बजे। तो ये बात उनके फादर को पता थी। तो क्या हुआ कि जब वो पानी पीने उठी तो इस बार उसी की पानी में फिनाइल मिला दिया था उनके फादर ने, ताकि वो मर जाए। बट किस्मत उसकी अच्छी थी कि वो बच गई, और इस बार उन्होंने मार दिया। अब आता है तारीख अगस्त 2012। सरकारी गवाह बनने के बाद कोर्ट को पेश किया गया, और कोर्ट ने 25-25 साल की सजा सुनाई दोनों को, फजाना और उसके पति को, इख्तियार को। नाम में मैं भी मार खा रहा हूँ लड़का का, थोड़ा नाम अलग है तो प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तो 25-25 साल की सजा सुनाई गई। देखो यार, लाइफ कितनी अलग है ना। मतलब वो सिर्फ अपने बेटे को इसलिए मारे कि वो वेस्टर्न कल्चर में रही है बचपन से, बट वो पाकिस्तान शादी करना चाहते थे, अलग कल्चर से, कि पाकिस्तान का ही लड़का होना चाहिए शादी करने के लिए, इज्जत के लिए। जस्ट कुछ लोगों की वजह से, अपने रिश्तेदार की वजह से, सिर्फ इसीलिए उन्होंने मर्डर कर दिया, और काफ़ी सफाई से किया था। पता है, वहाँ पे एक बात बताता हूँ, अभी कहानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, बट एक पॉइंट बताता हूँ। ब्रिटेन में 2000 मतलब इस घटना के बाद 25-25 साल सज़ा मिलने के बाद वहाँ पे 2015 से, बट वहाँ पे कहते हैं नेशनल डे ऑफ मेमोरी फॉर विक्टिम ऑफ ऑनर किलिंग, और ये इंग्लैंड ब्रिटिश में 2015 से मनाया गया, और इसकी तारीख रखी गई 14 जुलाई। ये 14 जुलाई इसलिए रखी गई क्योंकि सफिलिया का जन्मदिन था, इसी दिन वो जन्म ली थी 14 जुलाई 1986 में। तो 14 जुलाई 2015 से ये डे मनाने लगा गया। तो यार यही थी मेरी पहली कहानी, और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे ही हर दिन मैं कहानी सुनाऊंगा आपको, अपना प्यार दिखाइएगा। तब तक मिलता हूँ अगले कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।